Hello students, in today's lecture we are going to talk about Kyoto Protocol and carbon credits. We'll also look at the features of Kyoto Protocol. So in our last lecture we have seen that Brundtland report was presented in 1987 and then UN established UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. It was a treaty among various countries to reduce global population and reverse climate change. Now अब इसी प्रोसेस में हर साल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, COP 1, COP 2 लाइक दिस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं और बाकी समिट्स होते रहते हैं. इसी के आगे प्रोसेस में एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल आया, क्योटो प्रोटोकॉल. So it was to reduce the growing concentration of greenhouse gases. Greenhouse gases में 6 greenhouse gases को आइडेंटिफाई किया था. वो हम पुराने एक वीडियो में पढ़ चुके हैं डिटेल में. ग्रीन हाउस गैसेस क्या हैं, क्या ग्लोबल वार्मिंग है. सो UNFCCC put in it was first ever agreement between nations to mandate country by country reduction. This is important. It was held in Kyoto, that is Japan, in 1997. Hence it got its name Kyoto Protocol. Officially it came into force in 2005. I will just talk about what is this country by country reduction. एक बार हम थोड़ा आगे देख लेते हैं. Currently 192 countries have signed or they are signatory to this Kyoto Protocol. In short, Kyoto Protocol operationalizes the UNFCCC by committing industrialized countries to limit and reduce greenhouse gases emissions in accordance with agreed individual targets. ये बात है यहाँ पे देखिए. सबसे इम्पोर्टेंट बात जो क्योटो प्रोटोकॉल इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि यूएनएफसीसी ने जो फ्रेमवर्क बनाया था उसको ऑपरेशनलाइज कैसे करें. तो पहली बार कंट्री बाय कंट्री या इंडिविजुअल कंट्री को टारगेट्स दिए गए ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए. जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी को दे दिया 10%, आप जो अभी ग्रीन हाउस गैसेस एमिट कर रहे हो उसका 10% रिड्यूस करो. जापान को दे दिया ओके यू रिड्यूस बाय 11%. सो दैट वे कंट्री बाय कंट्री इंडिविजुअल कंट्रीज को टारगेट दिए गए अपने ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करने के लिए. अब इसको अडॉप्ट 1997 में कर दिया बट ये ऑपरेशनलाइज हुआ 2005 में. इतना टाइम कहाँ लगा? इतना टाइम ये लगा कि कैसे इसको हम टारगेट तो सेट कर लिया हमने, अब इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें. सो टू थिंक ऑफ द मैकेनिज्म it took that much of time and what was the main feature of that mechanism. क्योटो मैकेनिज्म का क्या मेन फीचर था, क्या आउटकम था, वो भी हम आगे बात करेंगे. पहले इसके हम फीचर्स देख लें, क्योटो प्रोटोकॉल के फीचर्स देख लें कि क्या इसमें स्पेशल फीचर्स थे, इसके क्या बातें स्पेशल थी. The signatory countries committed to reduce greenhouse gases emission based on the premise that global warming exists. सबसे पहले तो ये एक्सेप्ट करना कि ग्लोबल वार्मिंग एग्जिस्ट कर रही है. ब्रुंडलैंड रिपोर्ट ने साइंटिफिक फैक्ट्स प्रोड्यूस किए कि ग्लोबल वार्मिंग एग्जिस्ट कर रहा है, अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसकी वजह से जो इम्प्लीकेशंस होने वाले हैं वो ये हैं. सी लेवल राइज कर रहा है और करेगा. फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है और बढ़ेगी. साइक्लोन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ी है और बढ़ेगी. फेमाइन्स आ रहे हैं और आएंगे. नॉर्थ पोल पिघल रहा है और पिघलेगा. सो ऑल दीज थिंग्स लोगों ने, अब ये जिन्होंने भी क्योटो प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट किया उन्होंने माना कि ग्लोबल वार्मिंग एग्जिस्ट करता है और ये भी माना कि इसका जो कारण है वो नेचुरल नहीं है, इट इज मैन मेड CO2 एमिशन. पहली बात तो इसको एक्सेप्ट करें तभी तो हम मानेंगे कि अच्छा मैं मानता हूं कि भाई ये मेरी वजह से हो रहा है. नाउ आई विल रिड्यूस इट टू रिवर्स द इफेक्ट.
पार्टिसिपेटिंग नेशंस और सिग्नेटरीज उन्होंने एग्री किया टू मीट सर्टेन ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ये भी एग्री किया कि हर साल हम सबमिट करेंगे, एक्सटर्नल जो यूएन बेस्ड बॉडीज होंगे वो लोग रिव्यू करने आएंगे कि हाँ हमने सच में किया है या नहीं किया, रिड्यूस किया है नहीं किया, तो उसको हम अलाउ करेंगे। कई बार आप देखिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है और यूएन अपनी कमेटी भेजता है, कुछ कंट्रीज नहीं मानते, नॉर्थ कोरिया नहीं एंटर करने देता है कि मैं हाँ मेरे यहाँ कोई वायलेशन नहीं हो रहा है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हो रहा है, आई विल नॉट अलाउ एनीबॉडी टू रिव्यू। बट यहाँ कंट्रीज ने इस चीज को एग्री किया कि हाँ यूएन बेस्ड जो भी बॉडीज आएंगी उनको हम अलाउ करेंगे कि वो रिव्यू करें कि हमने एक्चुअल में रिड्यूस किया या नहीं किया। ऑन एन एवरेज ये एग्री किया गया कि 5.2% बाय 2012। ये बात कब हो रही है? 2005 में ऑफिशियली इट केम इनटू बीइंग, नो 2005 में। सो ये एग्री किया कि 2012 तक 5.2% ऑन एन एवरेज ग्रीन हाउस गैसेज हम कम रिड्यूस कर देंगे। और बेस क्या होगा? बेस होगा 1990 का बेस होगा। आप याद करें ब्रूमलैंड रिपोर्ट 1987 में आई थी, यूएनएफसीसीसी 92 में बना है और बेस हम ले रहे हैं 1990। एक और खास बात यहाँ है, देखिए जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, हम अभी बात करें 2005 की, सो 2005 में चाइना and India is still developing, China is being thought to be developed, all these confusions are there. So but उस समय चाइना और इंडिया दोनों ही डेवलपिंग कंट्रीज थे लेकिन बहुत पॉपुलेटेड थे, उनको इससे एक्सक्लूड किया गया। दे सेड दैट वी आर डेवलपिंग, हम ये नहीं कर सकते, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उनको दूर रखा गया। और एक बड़ी बात ये थी जो कि यूएसए जो कि सेकेंड लार्जेस्ट पॉल्यूटेंट है एज पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसने मना कर दिया, उसने इस चीज को रेटिफाई नहीं किया कि मैं एमिशंस रिड्यूस करूंगा, उसने इस बात से साफ इनकार कर दिया। यूएन ये जो रिडक्शन किया था वो इस बेसिस पे किया था कि यूएन ने माना कि अगर हम ये रिड्यूस कर देंगे तो ग्लोबल वार्मिंग को हम 2 डिग्री सेल्सियस तक ही बढ़ने देंगे। आपको बता दूं अभी हम 1 डिग्री तक बढ़ चुके हैं, जो भी हमने बेस ईयर लिया है उससे 1 डिग्री सेल्सियस हम बढ़ चुके हैं और अभी हम इतना डिफरेंस देख रहे हैं। सो उस समय 2005 में यूएन ने माना कि 2 डिग्री तक अगर हम बढ़ने देते हैं, अलाउ करते हैं, तो प्लैनेट जो वर्स्ट इम्पैक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के वो नहीं देखेगा, वो नहीं आएंगे। लेकिन अब शायद चेंज करना पड़े क्योंकि 1 डिग्री पे ही इतने सारे वर्स्ट इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। बट दैट टाइम इट वाज थॉट दैट 2 डिग्री तक हम इसको ले जा सकते हैं। अगर ये भी माना गया कि अगर हम स्ट्रिक्टली इसको एडहेयर करते हैं तो ओजोन लेयर जो डिप्लीशन हुआ है वो 2005 तक रिकवर हो जाएगा। यहाँ भी मैं आपको बता दूं ओजोन लेयर अब 2020 में जाके पूरी तरह से हील हुआ है, तब जब लॉकडाउन आया है, 6 महीने का ये जो लॉकडाउन पीरियड है, इसमें सारी इंडस्ट्रीज यूरोप की इन सभी की बंद रही हैं, तब जाके ओजोन हील हुआ है। यानी 15 साल पीछे चल रहे हैं एज फार एज एनवायरमेंटल रिवर्स, जो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए उसको रिवर्स करने के मैकेनिज्म। एक और बहुत शानदार फीचर था क्योटो प्रोटोकॉल का था, वो था क्योटो मैकेनिज्म। अभी क्योटो मैकेनिज्म क्या है वो हम आगे पढ़ते हैं। द कार्बन क्रेडिट मार्केट अंडर क्योटो मैकेनिज्म। अब ग्रीन हाउस गैस एमिशन हमें रिड्यूस करने हैं, उसके क्या तरीके? उसके 2-3 मेथड्स हो सकते हैं। पहला तो ये कि सपोज फॉर एग्जांपल हम एक थर्मल पावर प्लांट चला रहे हैं, अब हम अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करें, जिससे क्या होगा, जो पहले हम x CO2 एमिट कर रहे थे वो अब हो सकता है हम लेस देन x एमिट करें, तो उतना हमने CO2 एमिट करने से बचा लिया। ये एक तरीका है, यानी आप टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करो,
एफिशिएंसी इंप्रूव करो, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो गया जो सिक यूनिट्स हैं उनको ऑल टुगेदर बंद कर दो, ये भी एक तरीका है। ये दूसरा तरीका हो गया, है ना? या फिर हम ये कर सकते हैं कि ओके CO2 हम एमिट कर रहे हैं, लेकिन उसको मिटिगेट करने के लिए हमने उतने ही पेड़ लगाए, ग्रीन जोन डेवलप कर दिया, ये भी एक तरीका है CO2 को रिवर्स करने का। So these are some methods how we can reverse this CO2 emission. लेकिन कंट्रीज को टारगेट्स तो दे दिए, अब वो एकदम से इस चीज को कैसे करें? जो मैंने बताया कि 1997 में UNFCCC बना और ये टारगेट्स क्योटो प्रोटोकॉल डेवलप किया और ऑफिशियली इट केम इनटू बीइंग इन 2005। तो किया क्या इस दौरान एक कार्बन क्रेडिट मार्केट डेवलप किया गया, जिसके अंतर्गत one important element of Kyoto Protocol was the establishment of flexible market mechanism under which trade of emissions was permitted. ये जो CO2 बचा रहे थे, 1 कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ CO2, ऐसा मान के, यानी एक शेयर हम बोल दें, एक शेयर ऑफ कार्बन क्रेडिट इज इक्वल टू 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक इसकी यूनिट रखी गई और इस यूनिट के टर्म्स में इन क्रेडिट्स को खरीदा और बेचा जाने लगा। कैसे? तीन तरीके लगाए गए। अब जैसे जर्मनी को एज आई सेड उसको बोल दिया कि आपको 10% अपने एमिशंस रिड्यूस करने। अब ये 10% एमिशंस से फॉर एग्जांपल 1000 कार्बन क्रेडिट्स होते हैं, तो अब कैसे भी करके उसको ये 1000 कार्बन क्रेडिट्स रिड्यूस करने के मेथड्स अभी हमने देखे। या तो अपने सिक यूनिट्स को बंद कर दिया, तो से फॉर एग्जांपल 200 उसने कम कर दिया, 800 बच गए, है ना। एक ग्रीन जोन डेवलप कर दी, तो अब उसका और उसने 400 कम कर दिए, तो अब उसके पास 400 बच गए। अब इन 400 को और कैसे कम करे? सो दीज आर द मेथड। तो एक मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म बनाया गया जिसमें ट्रेडिंग होती थी। ट्रेडिंग कैसे होती थी कि से फॉर एग्जांपल जर्मनी को 10% कम करना है, लेकिन इंडिया को तो कुछ कम करने का टारगेट नहीं मिला। इंडिया ने कहीं टेक्नोलॉजी इंप्रूव करके 200 CR या कार्बन क्रेडिट्स बचाए, तो जर्मनी क्या करेगा? ये 200 कार्बन क्रेडिट इंडिया से खरीद लेगा, है ना। अब जब ये 200 और हो गए, तो अब कितने बचे? उसको और कितने कम करने हैं? उसको 200 ही कम करने हैं, है ना। ओके, सो फिर और क्या करे? तो एक और काम कर सकता था, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। इंडिया और नॉट इंडिया, जर्मनी और से फॉर एग्जांपल इंग्लैंड को, जर्मनी और फ्रांस ने मिलके इंडिया में कोई ऐसा प्लांट लगाया, उससे कुछ सेविंग हुई कार्बन डाइऑक्साइड्स की, क्योंकि इंडिया के पास तो वो टेक्नोलॉजी थी नहीं। They have brought this new efficient technology, so they could save that carbon. इंडिया को एनी हाउ डेवलप करना ही था, तो वो इंडिया ने अपनी टेक्नोलॉजी से नहीं करके जर्मनी और फ्रांस ने मिलके अपनी टेक्नोलॉजी से उसको इस्टेब्लिश किया। तो अगेन सम कार्बन क्रेडिट्स दे हैव saved, so some maybe 200, so this 200 will come into this. So इस 200 में से हो सकता है 100 जर्मनी के हों और 100 फ्रांस के हों। सो दैट वे दे कुड जस्ट, इस तरह का एक ट्रेडिंग मैकेनिज्म। इसी तरीके से एक है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, मिटिगेट कर सकते हो, या किसी डेवलपिंग कंट्री में अपना एक प्लांट लगा के और उनके डेवलपमेंट मैकेनिज्म में डेवलपमेंट उन्हें एनी हाउ करना ही है, सो डेवलपमेंट मैकेनिज्म में कोऑपरेट करके अपना CO2 को मिटिगेट सेव कर सकते हो। सो दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल। एक हाइपोथेटिकल मार्केट, कार्बन क्रेडिट मार्केट डेवलप किया गया, जिसके अंतर्गत वो अपनी जो उनको टारगेट्स दिए गए थे वो कंट्रीज उनको मीट कर सके। सो दिस वाज इम्पॉर्टेंट which we learned in this
video, that what is Kyoto Protocol, what are the important features, and then this is one of the important, very important feature of this Kyoto Protocol. For this lecture, that's sufficient. Thank you.